तो हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए एक अपने स्पेशल गेस्ट को लेके आया हूँ जो आज इनका जो एक्सपीरियंस है, कैसे इन्होंने अपना ओईटी एग्ज़ाम पास किया है, कैसे इनने अपनी प्रिपरेशन की है, कहाँ से हैं ये, क्या जॉब करते हैं, सब कुछ आज ये आपके सामने इनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आएगा, आपको हेल्प मिलेगी अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करने में। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अपने अर्पण भाई से बोल दूंगा कि वो अपने बारे में बताएं, वो कहाँ से हैं और क्या करते हैं वो। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। आपने मेरे को अपने शो पे बुलाया और मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहा। सर मेरा नाम अर्पण है। मैं गाज़ियाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ, यूपी। और करेंटली सर मैं सीएचओ हूँ मेरठ में। और मेरे को सर मोर देन 1 ईयर हो गया है एज़ अ सीएचओ। तो सबसे एंड पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपने बीएससी नर्सिंग है वो कौन से ईयर में पास आउट की। सर मैंने 2022 में पास करी थी बीएससी नर्सिंग। ठीक है, उसके बाद में क्या किया फिर आपने 2020 से 22 से। सर डायरेक्ट मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी सीएचओ में, मेरिट बेस पे मेरा नंबर आ गया था। और अच्छा, उसके बाद सर सीएचओ ज्वाइन कर लिया था। तो आप अपने जो बीएससी नर्सिंग किए तो आप कैसे थे, मतलब आप पढ़ाई में आप एवरेज स्टूडेंट थे, टॉपर थे, या कैसे थे आप कॉलेज में अपने। सर डेफिनेटली मैं टॉपर तो था नहीं, मैं एवरेज था सर। एवरेज से हम्म। ठीक था। मार्क्स मेरे अच्छे आ जाते थे। ऐसे हम्म। नहीं कि मेरी किसी चीज़ में मेरी बैक आई है और मैं फेल हो गया। तो हम्म। मार्क्स तो मेरे अच्छे थे सर बीएससी में। तो फिर आपने सीएचओ ही क्यों चूज किया, आपने एम्स के लिए नहीं गए, आप नोट सेट के लिए। सर तब तो ये था कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जॉब मिल रही है। और वो भी सिर्फ बिना एग्ज़ाम दिए मेरिट बेस पे आपको जॉब मिल रही है। तो जैसे इंडियन पेरेंट्स का रहता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो आप ले क्यों नहीं रहे हो। तो मैं भी उसी चीज़ में था सर। और जॉइन कर लिया सर पेरेंट्स के प्रेशर से या फ्रेंड्स को देखकर। पर बाद में मेरे को रिग्रेट होता था उस चीज़ को लेके कि मैंने सीएचओ क्यों जॉइन कर लिया। एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए था नोट सेट भी, क्या पता नोट सेट में हो जाता अपना। तो हाँ सीएचओ में जी क्या सर। आपका सैलरी वगैरह क्या है अभी करंट में। यार इसमें बेसिक सैलरी होती है 20,500 की। बाकी ओके। आपका 15,000 इंसेंटिव होता है। हम्म। तो कुल मिला के 35,000 होती है सर। ठीक है, एक बार के लिए तो स्टार्टिंग में 35 भी बुरे नहीं होते, अच्छा है। सर ये एक रीज़न था ज्वाइन करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको ये यूके का जो प्रोसेस है या इंटरनेशनल नर्सिंग का है, फॉरेन का है, ये कैसे पता चला, कैसे आपने अपना इंटरेस्ट है वो डेवलप किया। सर ये मेरे को यूट्यूब से पता चला। मैं जैसे जैसे यूट्यूब देखता था तो हम्म। उसमें यूके अब्रॉड नर्सिस के बारे में बताते थे। और एक टाइम पे मैंने सर आपकी वीडियोस भी देखी थी कि ओईटी कैसे होता है, क्या होता है। तब से सर मेरा इंटरेस्ट जाग गया उस चीज़ को लेके। ऐसा वो भी आपका इंटरेस्ट ये कॉलेज टाइम में था कि ये आप नर्सिंग पास होने के बाद में आपने ये सब पता किया। सर कॉलेज टाइम में तो मेरे को पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। जब मैंने पास करा तो मेरे को मैंने उस चीज़ों को देखा, समझा। तो मेरे को हम्म। लगा कि हाँ, ये एक अच्छा स्कोप है और यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चला कि यूके में ऐसे हम एज ए नर्स जाके जॉब कर सकते हैं, तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या था, आपने क्या सोचा कि मुझे सबसे पहले ये चीज़ करनी है। सर जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब वीडियोस में आप बताते थे कि ओईटी सबसे पहला और हार्ड स्टेप है यूके जाने का। तो एक मैंने उस चीज़ को लेकर ही मैंने पहला स्टेप ओईटी की तरफ बढ़ाया और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी सर मैंने। बिल्कुल, तो बिल्कुल फिर सर। जब आपने ओईटी की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, मतलब आपको क्या लगा कि मैं कर सकता हूँ, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, या फिर क्या प्रॉब्लम्स थी आपकी। सर शुरुआत में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था जब मेरे रीडिंग में, लिसनिंग में मार्क्स नहीं आते थे। तो मेरे को लगता था कि ओईटी मेरे से होगा ही नहीं। पर जब मैं धीरे-धीरे करता था, ट्राई करता था, मेरे अप्रॉक्स मार्क्स 28, 30 भी आ जाते थे सर। धीरे-धीरे तो मतलब 1-2 महीने तो सर मेरा यही रहा है, स्कोर मेरा 28, 30, 28, 30 ऐसा ही रहा है। पर जैसे-जैसे मैं कंसिस्टेंट रहा और वीडियोज़ देखी कि कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और प्रैक्टिस करी। इसके साथ-साथ सर मैंने काफ़ी चीज़ें करी जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग और
यूट्यूब वीडियोस देखना इंग्लिश में, उन्होंने भी मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा उस चीज़ को लेकर। और सर फिर उसके बाद मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। नहीं, जैसे आपने जब स्टार्टिंग किया आपने ओईटी की, तो सबसे पहले आपने जो प्रैक्टिस टेस्ट दिया होगा उसमें आपका क्या स्कोर आया होगा, और कैसे आपको पता चला कि ये फॉर्मेट होता है? ये सब आपने यूट्यूब से ही सीखा है? जी सर, क्लियरली मैंने यूट्यूब से ही देखा सर। इसमें काफ़ी सारा कंटेंट था ओईटी के बारे में, तो मैं दिन-रात ओईटी के बारे में सर्च करता रहता था। तो उससे जितनी भी नॉलेज मिलती थी मेरे को मैं उसको फिर कलेक्ट करके अपने प्रैक्टिस में लाता था सर। फिर आपने कितने टाइम तक ये प्रिपरेशन करके अपना ओईटी का एग्ज़ाम दिया? सर मेरे को अराउंड 1 साल लगा सर खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। खुद से मैंने 1 साल तक प्रैक्टिस करी और उसके बाद मैंने सर 23 दिसंबर में 2023 दिसंबर में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरा रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग तीनों निकल चुका था। बस मैं स्पीकिंग में लैग कर गया सर, उसमें मेरा 330 आया था। अच्छा, और स्पीकिंग में आपका 330 आया, बाकी तीनों आपके पास थे। हाँ जी सर, हाँ जी। लेकिन वो सारी प्रिपरेशन आपकी खुद की थी, किसी टीचर की या किसी कोचिंग का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था? मैं राइटिंग भी सर 300 जस्ट ऑन द मार्क ही पास हो पाया था। अच्छा, तो मतलब ये 1 साल का आपको टाइम लगा। जी आपको सर। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हम 3 या 4 या 6 महीने में भी कवर कर सकते हैं, अगर हम टाइम ज़्यादा दें अपने आप को या हम प्रैक्टिस ज़्यादा बिल्कुल, करें? बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, मेरे को लगता है कि अगर आप 3-4 महीने सेल्फ प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रहेंगे। मैं बीच में सर कंसिस्टेंट नहीं था, मैं बताऊँ आपको सच। 1 साल के दौरान मैं बीच में कंसिस्टेंट नहीं रहा। लेकिन अगर आप 3-4 महीने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, चारों मॉड्यूल्स को टाइम दे रहे हैं, तो आप डेफ़िनेटली ओईटी निकाल सकते हो। नहीं, जब आपने वो 1 साल प्रैक्टिस की, तो आपका मतलब रोज़ का कितने घंटे आप अपनी प्रैक्टिस करते थे, और क्या-क्या अदर चीज़ें करते थे आप? क्या आप रेगुलर करते थे, बीच में गैप आता था आपका, क्या था? सर मैं आपको सच बताऊँ तो एग्ज़ाम से मैंने 3 महीने पहले ही कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करी। उससे पहले तो मैं 1 मॉड्यूल कर लिया हफ़्ते में जैसे 2-3 मॉड्यूल कर लिए बस बहुत है। फिर उसके बाद मैंने सर दिसंबर से 3-4 महीने पहले से मैंने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करी। कंसिस्टेंटली अपने आप को देखा कि मैं कहाँ मिस्टेक्स कर रहा हूँ, कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ और उस चीज़ को मैं रेगुलरली फ़ॉलो करता रहा। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि उस चीज़ ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। ये चीज़ मैं अपन सब लोगों को बोलता हूँ कि आपको सीरियस और अवेयरनेस आपको लानी पड़ेगी। अगर आप हाँ जी एज ए सर। टाइम पास अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट करोगे, तो आप करते रहो पूरी साल, 1 साल 2 साल, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा आपको सर। सीरियसनेस लानी पड़ेगी और आपको पता करना पड़ेगा, आज आपने अगर कुछ प्रैक्टिस किया है तो उसका आपको क्या फीडबैक मिला है, क्या चीज़ आपने लैग की है, ये आपको पता करना पड़ेगा। सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक प्रैक्टिस होती है कि सर हम कर रहे हैं और मतलब हमने प्रैक्टिस किया, हमारा इतना स्कोर आया, हमने उसको रख दिया। मैं चीज़ इसमें ये कहना चाहूँगा कि आपको ये नहीं देखना है कि आपके कितने मार्क्स आए, आपने ये देखना है कि आपने कहाँ गलती कर दी है, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो। उस चीज़ को आप पकड़ना है और नेक्स्ट प्रैक्टिस में उसको इम्प्रूव करना है। अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आप डेफिनिटली मैं सही बताऊँगा सर आप पास हो जाओगे ओईटी में एक बार में। बिल्कुल, ये बात आपने एकदम सही बात बोली है, और ये काफ़ी अच्छी बात बोली है कि आपको अपनी मिस्टेक्स पे काम करना होगा। आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, आप अगर सेम ही चीज़ करो, सपोज़ करो आपका अगर पार्ट ए अच्छा है, आप उसको डेली करते रहो, कितना अच्छा लेके जाओगे आप? अगर जी, मैं जी, रीडिंग जी। की बात करूँ कि 20 क्वेश्चंस होते हैं, आपके अगर 18-19 आ रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे ज़्यादा? यस आपको सर। उस चीज़ पे ज़्यादा काम करो जो आपकी वीक है। चाहे वो फिर आपका राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो, उस चीज़ को आप ज़्यादा टाइम दो, है ना? आपने भी शायद ऐसा ही किया होगा। हाँ जी सर। तो प्रैक्टिस मतलब आपने कितने टेस्ट किए अपने इस पूरे टाइम के दौरान? कितने टेस्ट आपने किए रीडिंग और लिसनिंग के? कुछ आइडिया है आपको रफली? सर मैंने ऐसे काउंट तो नहीं करे पर अगर मैं देखूँ तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स 50 प्लस ही होंगे सर 50। अब आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि केवल प्रैक्टिस टेस्ट करने से क्या हम ओईटी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? सर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि केवल प्रैक्टिस टेस्ट से ही नहीं, आपको थोड़ी चीज़ें और इंक्लूड करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं डेली, डेली अगर आप उसको चीज़ को प्रैक्टिस में ला रहे हैं या डेली आप इंग्लिश सुन रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़ सुन रहे हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, वो चीज़ अगर आप ला रहे हो अपनी लाइफ़स्टाइल में तो वो भी एक
तरीके से हेल्प करती है आपको आपके ओईटी में, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली आपका माइंड ट्रेन्ड हो रहा है इंग्लिश को लेके। तो ये भी एक चीज़ है सर जो ओईटी में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। आपने चलो रीडिंग और लिसनिंग में तो आपने ये किया कि प्रैक्टिस वगैरह की, स्पीकिंग और राइटिंग को आपने कैसे इम्प्रूव किया, कैसे आपने उनकी प्रैक्टिस की? सर स्पीकिंग के लिए मेरे एक फ्रेंड थे, मेरे कॉलेज के सीनियर ही थे। वो भी सर इस चीज़ को काफ़ी वो करते थे, तो हम डेली प्रैक्टिस करते थे और जो सीरियस बेसिस पे प्रैक्टिस करते थे सर। और जो भी उनकी फ्लॉज़ या गलतियाँ लगती थी मेरे को मैं बताता था और मेरी जो गलती उनको लगती थी वो मेरे को बताती थी। और सर मेरे को टेलीग्राम पे भी सर काफ़ी पार्टनर्स मिले जिन्होंने प्रैक्टिस करी साथ में। तो एक तो वो भी था सर, और यूट्यूब से भी मैंने जो है मायराज की सर एक यूट्यूब चैनल है, उससे भी मैंने सर काफ़ी मेरे को हेल्प मिली। तो सर मैंने ऐसे प्रैक्टिस करी। तो प्रैक्टिस आप मतलब डेली बेसिस पे रोल प्ले करते थे आप दोनों साथ में? जी सर। उसके रोल प्ले के जैसे वो तो 5 मिनट का हो गया, 10 मिनट का हो गया, उसके अलावा आप क्या करते थे पूरे दिन में स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए अपनी? सर मैं आपको बताऊँगा, मैं सर मेरे पास एक चैट एआई का सर वो था, टूल था सर, उससे मैं उसको ऑन कर लेता था और उससे मैं इंग्लिश में बात करता था सर। क्योंकि सर घर में तो कोई होता नहीं है, ना फ्रेंड होते हैं जो इंग्लिश बिल्कुल, में बात कर बिल्कुल। सकते हैं, और अगर बिल्कुल। हम करेंगे तो सर वो मज़ाक लेते थे। वो मज़े तो लेंगे, बिल्कुल सही बात है। एकदम सही बात बोली है ये। सर मैं चैट एआई ऑन करता था और उसमें मैं सर रैंडमली जब भी फ्री होता था सर मैं इंग्लिश में बात करता था उससे। वो जो वोकैब्युलरीज़ या वो जो भी वर्ड्स वगैरह बोलते थे, ट्राई करते थे, मैं उसको बोलने के लिए ट्राई करता था। एक हुँ, हुँ। वो भी चीज़ है जिसने मेरे को हेल्प किया है। बात करें हम हम राइटिंग की, तो राइटिंग में कैसे करते थे आप? राइटिंग में सर मैं फॉर्मेट जो होता था, मैं गूगल से उठाता था सर, यूट्यूब से उठाता था, और मैं जो मेरे फ्रेंड थे सर वो कोचिंग ले रहे थे, तो वो भी काफ़ी हेल्प करते थे इस चीज़ के बारे में मेरे को, कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्या फॉर्मेट होता है उसके बारे में। हुँ, हुँ। और मैं उनको भेजता था तो वो भी उस चीज़ में सर हेल्प करते थे कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। इस तरीके से सर मैंने राइटिंग इम्प्रूव करी सर। तो राइटिंग के आपने कितने लेटर लिखे होंगे, कितना करेक्शन आपको मिला होगा, कितने किए होंगे आपने अभी तक? सर राइटिंग तो मैंने मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा नहीं करी होगी। राइटिंग मैंने अप्रॉक्स 20-30 सर, इतने ही करे होंगे सर। अच्छा, आपको क्या लगता है राइटिंग, क्या हमें टीचर के बिना हम राइटिंग पास नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हैं तो क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, जो हम खुद से कर सकते हैं? सर पहले तो हमें फॉर्मेट का पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मेट है, क्योंकि ओईटी एक फॉर्मेट माँगता है सर। और आपको पता होना चाहिए सर आप किस चीज़ के लिए लिख रहे हो, रेफ़र है या ट्रांसफ़र है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट लिखना होगा। और सर मुझे लगता है कि एक सुपरविज़न होना चाहिए किसी भी टीचर का या फ्रेंड का, वो आपको बता सकते हैं कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। वो भी एक बहुत ज़रूरी है सर। तो राइटिंग मुझे लगता नहीं है सर कि आप अकेले कर सकते हो। राइटिंग हुँ, में हुँ। किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एटलीस्ट आपको कुछ टाइम के लिए एक टीचर मिले या फिर कुछ टाइम के लिए कोई आपका सीनियर या आपका फ्रेंड जिसको अच्छा नॉलेज हो, जो आपको गाइड कर हाँ, सके। जब आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाए, जब आपको पता चल जाए कि आपका लिखने का तरीका आपका सही है, आपकी ग्रामर ठीक है, आपने जो सेंटेंस यूज़ किए हैं वो आपकी अच्छी है, तो फिर आप इन्फॉर्मेशन तो वो आपका माइंड है, वो आपको सेलेक्ट करनी है कि कौन-सी रिलेवेंट है, कौन-सी इर्रेलेवेंट है। बट एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि जो आपने लिखा है वो सही है। फॉर्मेट मैटर करता है कुल मिला के। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो भाई ये बताओ मेरे को, जब आप फर्स्ट टाइम पे आपने जो आपका स्पीकिंग में आपको 330 आए, फिर आपने वो टाइम कैसे आपने अपने आप को इम्प्रूव किया? क्योंकि काफ़ी काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका मन नहीं करता क्योंकि उन्होंने सारी प्रैक्टिस वगैरह वो कर चुके होते हैं, कुछ नया आपके पास में होता नहीं है करने को। तो आपने कैसे अपने आप को रेडी किया कि मेरे को दोबारा करना है, आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया, तो ये सब कैसे किया आपने? थोड़ा-सा बताओ। और फर्स्टली मैं भी डीमोटिवेट हुआ था जब मेरे 330 आए, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप 350 पे पास हो सकते हो और आप इतना क्लोज आके रह गए, तो एक बहुत ही डीमोटिवेशन होता है। आपको लगता है कि आप आपके बस की नहीं है ओईटी। आपको लिटरली यही फील आती है कि आप कर ही नहीं सकते ओईटी। लेकिन फिर मैंने सर करेज और मेरे फ्रेंड्स उन्होंने भी मेरे को मोटिवेट करा, सर आपकी वीडियोज़ ने मोटिवेट करा।
तो मैंने फिर से ट्राई करा उस चीज़ को लेकर और मैं डेली बेसिस पे करने लग गया सर। मतलब रैंडमली मैं चैट एआई से बात करनी चालू कर दी या मायरास की वीडियोज़ देख ली, डेली प्रैक्टिस करने लग गया। उस चीज़ ने मेरा सर काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया और मेरे को मदद भी करी कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ अपनी स्पीकिंग में। मतलब आप कंपेयर करो आपका फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम, तो इस टाइम आप ज़्यादा सीरियस थे, आपने अपने आप को ज़्यादा जी सर। टाइम दिया अपनी प्रिपरेशन को, अपनी प्रैक्टिस को, है ना? हाँ जी सर। सेकंड अटेम्प्ट में सर मैं यही सोच रहा था कि क्लब करके किसी न किसी तरीके से स्पीकिंग में अच्छे ले आऊँ और मैं क्लब कर लूँगा स्कोर को। हम्म, तो मेरा सारा हम्म। फ़ोकस स्पीकिंग में था तब सेकंड अटेम्प्ट में। तो अभी अभी बताओ आप हमारे सब्सक्राइबर्स को कि सेकंड टाइम में आपका क्या स्कोर रहा चारों मॉड्यूल के अंदर? सर मैं बताना चाहूँगा मेरा चारों मॉड्यूल्स में बी स्कोर आया जिसमें रीडिंग में 360, लिसनिंग में 370 एंड राइट इसमें स्पीकिंग में 350 एंड राइटिंग में 370 आया सर मेरा। क्या बात है, राइटिंग तो हमें 300 ही चाहिए होता, आपने 370 लेके आ गए, मतलब राइटिंग आपकी काफ़ी अच्छी है। इसी पॉइंट पे मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे कि आपने जैसे जो प्रैक्टिस में जो टेस्ट में जो किया था, क्या आपको लगता है एग्जाम में सेम वैसा आता है, इजी आता है या उससे टफ आता है? सर आप कह नहीं सकते हो कि ईज़ी आएगा या टफ आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस जो कर रहे हो वही वो पूछते हैं। लेटर वही होता है, रेफर होता है, ट्रांसफर होता है, वही लेटर होता है। डिस्चार्ज होता है। फॉर्मेट हाँ, फॉर्मेट वही होगा, बस आपको जो है कंटेंट सही से लिखना होगा। हम्म। तो एग्जाम हॉल का आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने 2 बार एग्जाम दिया है तो आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा एग्जाम हॉल का, तो आपको क्या लगता है वो कितना मैटर करता है आपको पास और फेल कराने में? सर मुझे लगता है टोटली डिपेंड करता है एग्ज़ाम प्रेशर पे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और उस दिन आपने प्रेशर लेके एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दिया, तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन आपकी प्रिपरेशन 50-50 है और उस टाइम आपने प्रेशर को झेल लिया, कामली और स्मूथली आपने प्रेशर को झेल के अपना पेपर दे लिया, तो आप 100% है सक्सीड कर जाओगे। तो प्रेशर बहुत मैटर करता है सर सारे मॉड्यूल्स में, स्पेशली स्पीकिंग में सर अंडर कॉन्फिडेंट था पहले अटेम्प्ट में, लेकिन जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में देने गया, मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट था और उसके साथ मैंने कॉन्फिडेंस के साथ ही मैंने स्पीकिंग दी और मुझे लगता है वही एक एडवांटेज था मेरे लिए। चलो अच्छी बात है। और एक चीज़ अब मेरे को ये बताओ, आपकी जो आपका फर्स्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया था और सेकंड टाइम में दिया, क्या आपने अलग किया फर्स्ट टाइम से और सेकंड टाइम से, आपने क्या नया किया जिससे आप पास हो गए? सर एक तो मेरे को ये लगता है कि मैं ज़्यादा सीरियस था एग्ज़ाम को लेकर सेकंड अटेम्प्ट में और सर मैंने रेगुलर प्रैक्टिस करी, रेगुलरली मैं उसको अपने डेली बेसिस में रूटीन में लेके आया एंड मैं अपने एरर्स को पॉइंट आउट कर रहा था कि मेरे ये एरर्स हैं और इसको मेरे को नेक्स्ट बार में रिजॉल्व करना है। तो मैं उसमें बार-बार उस चीज़ को मैं प्रैक्टिस में लाया और मुझे लगता है कि वही रीज़न था मेरे ओईटी के स्कोर में। चलो अच्छी बात है। मैं भी अपने सब्सक्राइबर्स को ये बोलना चाहूँगा कि अर्पण भाई ने 35,000 खराब करने के बाद इनको पता चला कि मेरे को सीरियस होना है, तो ये सीरियस हुए। तो ये वीडियो देख के हम सब लोगों को बोलना चाहेंगे कि आप वो पैसा वेस्ट ना करो, उससे पहले जी, आप जी, लोग बिल्कुल। सीरियस हो सकते हो, जी, 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 है ना? बिल्कुल। कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे डिसिप्लिन के साथ, आप पक्का ओईटी निकाल लोगे। बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और बस वही है आपको रेगुलर रहना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा उस चीज़ को लेके। ठीक है अर्पण भाई, एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपको ताकि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बता सकें कि उनको क्या करना चाहिए। स्पेशली मोस्टली मेरे पास जो लोग हैं, हिंदी मीडियम के लोग हैं, जिनका हाँ इंग्लिश का जी, बैकग्राउंड काफ़ी लो है, तो हाँ उनको जी। मतलब क्या चीज़ें करनी चाहिए एक बेसिक लेवल पे, ताकि वो अपना इंग्लिश का लेवल अच्छा कर सके? कुछ अगर आप उनको पॉइंट बता सको। सर पहली बात तो ये है कि आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि आप हिंदी मीडियम से हो और आप तो उसके साथ जीता जाता एग्जाम्पल हो कि आपने हिंदी मीडियम से होके ओईटी फर्स्ट स्टैंडर्ड में निकाला और आप यूके में जॉब कर रहे हो। तो मुझे लगता है यही एक मोटिवेशन है जो हर बच्चे को एक होनी चाहिए कि मैटर ऑफ आपका लैंग्वेज नहीं वो करता है, मैटर करता है बिल्कुल भी। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो और आप थोड़ा चीज़ों को इंक्लूड करिए, जैसे आप स्पीकिंग में अगर आप किसी से स्पीकिंग कर रहे हैं इंग्लिश में और
या इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप उसको रेगुलरली करिए। आप शुरुआत में सक्सीड नहीं करेंगे, आपको शुरुआत में अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। पर आप जब उसको डेली प्रैक्टिस में लाओगे तो आपका जो माइंड, आपकी बॉडी है वो अडॉप्ट कर लेगी उस चीज़ों को और रोज़ वो फ्लो में आ जाएगा आपके, जो कि काफ़ी हद तक ओईटी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ बोली आपने। इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को भी। चलो एक आपसे और एक जेन्युइन चीज़ पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि ओईटी के लिए कोचिंग हमारे लिए मस्ट है, या फिर हम सेल्फ स्टडी करके और अपनी मिस्टेक्स पे काम करके हम ओईटी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं? सर मेरे लिए मैं बताना चाहूँ तो कोचिंग इतनी मैटर नहीं करी, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी फ़ोकस होके अपनी गलतियों को पकड़ के अगर आप कर सकते हो, तो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हो सर। चलो अच्छी बात है। अब आप हमारे सब्सक्राइबर्स को 5 ऐसी चीज़ें बताओ जो उन्हें हेल्प करेगी कल को उनका ओईटी एग्ज़ाम पास करने में या उनकी इंग्लिश लेवल को इम्प्रूव करने में, अपनी तरफ से जो आपका बिल्कुल, एक्सपीरियंस था। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो मेरे को हेल्प करा है मेरे ओईटी निकालने में, एक तो है सर कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हो, तो आप पक्का सक्सीड करोगे। और सेकेंडली आपको सर चारों मॉड्यूल्स को डेली प्रैक्टिस करना है। अपने एग्ज़ाम से अगर 1 महीने आपने बुक कर दिया है, 1 महीने 2 महीने पहले, तो आपको कंसिस्टेंटली चारों मॉड्यूल्स को प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आपने एक रीडिंग कर ली आज, कल लिसनिंग कर ली, कल स्पीकिंग कर ली, नहीं। आपको चारों मॉड्यूल्स रेगुलर करना है। इसके साथ-साथ अगर आप ओईटी की प्रैक्टिस भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो, तो आप और चीज़ों को भी इंक्लूड करो अपने प्रिपरेशन में, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना और इंग्लिश न्यूज़ सुनना। न्यूज़ काफ़ी हेल्प करेगी सर। और कंसिस्टेंसी ये, और सर आप अपने एरर्स को पकड़ो कि आप क्या गलती कर रहे हो। रीडिंग में, लिसनिंग में, कौन से मॉड्यूल में गलती कर रहे हो। उस चीज़ को पकड़ो और उसको प्रैक्टिस करो, इम्प्रूव करो। अगर आप इम्प्रूव कर पा रहे हो, तो आप डेफ़िनेटली आप पकड़ लोगे कहाँ आप लैग कर रहे हो। उसको इम्प्रूव करोगे तो पक्का आप सक्सीड करोगे। सर मुझे ये पॉइंट्स लगते हैं कि अगर आप ये रेगुलरली करोगे, तो पक्का सक्सीड कर जाओगे ओईटी में। एक मेरे को ज़्यादातर लोगों के मैसेज इसलिए आते हैं, उन्होंने 10 दिन प्रैक्टिस की है, उन्होंने 1 महीना प्रैक्टिस किया, उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे। क्या आपको लगता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, इस चीज़ में टाइम लगता है? सर क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है, हमने कभी भी इंग्लिश को यूज़ नहीं किया होता है, तो हमें इस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सर बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करूँगा। आप 1 महीने में या 10 दिन में आप अपने आप को असेस नहीं कर सकते हो क्लियरली कि आप ओईटी के लिए बने हो या नहीं। पक्का आपको ओईटी कम से कम टाइम चाहिए, आपको 3-4 महीने का टाइम तो चाहिए ही कि आप कर सकते हो या नहीं। अब मेरी तरह 35,000 बर्बाद करने से तो बढ़िया आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और वहाँ पे देख लो क्या गलती कर रहे हो, उसके बाद ही बुक करो। पहले तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए खुद पे कि आप कॉन्फिडेंट हो और कर सकते हो। और अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मत बुक करो। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो रेगुलरली, देखो कहाँ गलती हो रही है, उसको इम्प्रूव करो। तो आपको ये कैसे मोटिवेशन मिली कि मैं अपने आप से कर सकता हूँ? मतलब किसने, आपके सीनियर ने बताया या फिर आपने कहीं किसी का वीडियो देखा? कैसे आपको ये मोटिवेशन मिली? सर एक तो खुद से भी था कि बाहर ही जाना है, बाहर ही जॉब करनी है, तो खुद से था कि सर ओईटी क्रैक करना ही करना है। और सर मैं यूट्यूब पे भी देखता रहता था, आप काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाते थे सर, कि आपने कैसे हिंदी मीडियम से आके और विदाउट कोचिंग आपने कैसे ओईटी निकाला। तो एक सर एक वो अलग ही लेवल ऑफ मोटिवेशन मिलता था कि सर कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं सर। तो उस चीज़ को मैंने सर अपनी प्रैक्टिस में लाया और उसने काफ़ी मेरे को बूस्ट किया सर। तो काफ़ी अच्छा आज आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएगी। उनका भी सर मन करेगा कि जैसे आपने मेरे को देख के आपको लगा होगा कि मैं भी पास कर सकता हूँ। हो सकता है आज आपको देख के किसी को लगे कि यार मैं भी कर सकता हूँ। बस यही चाहिए होता है यार, एक मोटिवेशन, बिल्कुल, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक अवेयरनेस होनी चाहिए यार। मेन मैं यही चीज़ बिल मानता हूँ। मैं भी सर इस चीज़ से एग्री करता हूँ। अगर आप मोटिवेटेड हैं किसी चीज़ को लेके सीरियस हैं, तो पक्का आप सक्सीड करेंगे। चलो ठीक है अर्पण भाई, थैंक यू सो मच। आपने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर किया। आगे जो भी आपकी प्रोसेस होती है, जैसे भी होती है, आपका भाई है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब करेंगे हाँ जी धीरे-धीरे सर। जैसे भी होगा। हाँ जी सर।
तो थैंक यू चलो, सर, थैंक थैंक यू सो मच भाई, आज आए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, काफी अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करूंगा आप भी कल को अगर कोई आपको मैसेज करता है, कोई आपसे बात करता है, तो प्लीज हेल्प करें लोगों की। हेल्प से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसा आप कमा लोगे, है ना। अभी आप 35,000 कमा रहे हो, कल को यहाँ 3 लाख भी कमाओगे आप। हाँ जी सर। तो पैसा सर आप मैं कमा लोगे, लेकिन जितनी ज्यादा हेल्प कर सकते हो अपने नॉलेज को, जितना ज्यादा आगे फॉरवर्ड करोगे ना, वो सबसे बड़ी इनकम मानता हूँ मैं, मेरी मेरी नजर से यार। बिल्कुल, मैं भी सर एग्री करता हूँ इस चीज़ से। तो चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके।